हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको फिरोज तुगलक द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों के बारे में बताएंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको जो बताया था फिरोज तुगलक के बारे में, फिरोज तुगलक की तुष्टीकरण की नीति, किस प्रकार से फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक पहले ठट्टा सिंध में होता है, दोबारा फिर से उसका राज्याभिषेक दिल्ली में होता है और उसके बाद उसके द्वारा चूंकि उसने अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग के सहयोग से, समर्थन से शासन प्राप्त किया था, गद्दी प्राप्त की थी, इसलिए उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करता है और जनसाधारण को भी संतुष्ट करने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि उसके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई गई, उसके तहत जो जन कल्याण के भलाई के लिए और अमीर और उलेमा वर्ग से मतलब है कि इस्लामी विद्वान वर्ग, तो इन सब के लिए जो भी कार्य किए गए वो अंततः कहीं न कहीं काफी कार्य ऐसे थे जो लोक कल्याणकारी ही थे, तो उनको आज रिपीट नहीं किया जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि उसके तहत उसने क्या क्या किया। रोजगार कार्यालय की स्थापना करी, दान विभाग की स्थापना की, पेंशन विभाग की स्थापना की, ये सारे काम जो उसके द्वारा किए गए हैं, इन सबको आज रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसके आगे जो भी काम उसने किए हैं लोक कल्याण से संबंधित, उनको आज बताया जाएगा। और जो भी आज बताया जाएगा, जो फैक्ट आज बताए जाएंगे, वो कहीं न कहीं यूपी पीसीएस में लगातार पूछे जाते रहे हैं। आप इस चीज को देखिएगा, जो मैं फैक्ट बताऊंगा वो पीसीएस में पूछे जा चुके हैं और आगे भी विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो देखिए, हम यहां से आपको बताना शुरू करेंगे कि फिरोज तुगलक ने लोक कल्याण के संबंध में क्या क्या काम किए। मैं फिर से बता रहा हूं, जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं लोक कल्याण से संबंधी कार्य, वो आज मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं देखता हूं कि दीवान ए बंदगान की स्थापना, लोक कल्याण के अंतर्गत ही इसे भी माना जा सकता है कि फिरोज तुगलक ने दास विभाग, जिसे दीवान बंदगान कहा जाता है, याद रखिएगा। दीवान बंदगान क्या है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो दीवानी बंदगान क्या है, दास विभाग है। तो फिरोज तुगलक ने दास विभाग की स्थापना की, क्योंकि इसके शासनकाल में 1,80,000 दास थे। तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी संख्या में दासों के रखरखाव के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए एक विभाग की आवश्यकता थी। तो इसलिए फिरोज तुगलक ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। अब क्या होता है, इसके तहत उसने क्या किया कि जो दासों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी आरंभ करवाया। दास अपनी योग्यता के अनुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। शासन के द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम भी दिया जाता था और उन्हें वेतन भी प्रदान किया जाता था। हम देखते हैं दासों को 10 टंके से लेकर 100 टंका तक वेतन प्रदान किया जाता था और उसका नकद में भुगतान किया जाता था। एक काम इसने और किया है, दासों के भारत से या दिल्ली सल्तनत से निर्यात पर प्रतिबंध लगाया, निर्यात को प्रतिबंधित किया, ये सारी चीजें। इसके बाद हम देखते हैं कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक के द्वारा की गई, याद रखिएगा। इसके तहत उसने क्या किया, 70,000 कारीगर थे जो निरंतर कार्य में तल्लीन रहते थे। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत क्या क्या काम होता है, सड़क, पुल, विभिन्न भवनों का निर्माण, विभिन्न भवनों का जीर्णोद्धार, मस्जिदों मदरसों का जीर्णोद्धार, निर्माण, ये समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत किए जाते हैं और इनका काम किया गया। इसके अलावा क्या किया गया, देखिए हम देखते हैं इसके टाइम पे सर्वाधिक भवनों का निर्माण और सर्वाधिक भवनों का जीर्णोद्धार दिल्ली सल्तनत में हमें इसी के टाइम पे दृष्टिगत होता है। और क्या किया गया, नवीन नगरों की स्थापना की गई। इन नवीन नगरों की संख्या 300 बताई जाती है कि 300 नवीन नगर, नए नगर इसने स्थापित किए। उनमें भी जो प्रमुख नगर हैं, फतेहाबाद, हिसार फिरोजा ये हरियाणा में है। जौनपुर हम देखते हैं जब सुल्तान फिरोज तुगलक बंगाल के अभियान पर जाता है तो जौना खां की स्मृति में, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था, तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में, उसके सम्मान में पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर की स्थापना इसने की है। तो ये ध्यान रखिएगा, फिरोज तुगलक के द्वारा जौना खां की स्मृति में स्थापना की गई। फिरोजाबाद, फिरोजपुर, देखिए फिरोज शाह कोटला
फिरोजपुर को फिरोज शाह कोटला कहते हैं, जो दिल्ली में स्थापित किया गया। इसे आखिरीन पुर भी कहा गया है, अर्थात अंतिम नगर। इसके बाद हम देखते हैं इसके द्वारा तमाम इमारतों का निर्माण किया गया, जैसे हम मस्जिदों में देखते हैं काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, जामा मस्जिद, ये इस तरह की तमाम बेगमपुरी मस्जिद, काली मस्जिद, खिड़की मस्जिद, इनका निर्माण किया जाता है। और जामा मस्जिद जो पुरानी दिल्ली में है उसका जीर्णोद्धार किया गया। कुतुब मीनार का भी जीर्णोद्धार इसके समय में किया गया। और भी तमाम है, अलाई दरवाजा, शमशी तालाब, इन सब का भी इसके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया है। तो हम देखते हैं और क्या किया गया है। इसके अलावा तमाम इमारतों का निर्माण किया गया है और इसके अलावा कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा भी बनाया गया, जिसे लाल गुंबद के नाम से जाना जाता है। और इसके काल को नहरों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। नहर विभाग की भी इसने स्थापना की है। इसके तहत 5 नहरों का निर्माण किया गया। ध्यान रखिएगा, ये 5 नहरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक यमुना से हिसार तक होती है, सतलज से घग्गर तक, और सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद तक। याद रखिएगा, इसकी मैक्सिमम नहरें जो हैं हरियाणा में हैं, और इनमें भी उलोक खानी और रजवाही, ये नहरें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो नहरें थी, ये 5 नहरें इसके द्वारा स्थापित की गई हैं, बनाई गई हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट हैं। इससे सिंचाई के क्षेत्र में अत्यधिक उल्लेखनीय सुधार, क्रांतिकारी सुधार हम कह सकते हैं, होता है। इन नहरों को हम देखते हैं बाद में फिर इनका उस तरह से रखरखाव नहीं किया गया। अकबर के समय में फिर से इनका पुनर्निर्माण किया जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं शाहजहां के समय में फिर इनका विस्तार किया जाता है। तो देखिए, नहरों के संबंध में इसने काम किया। इसके अलावा क्या होता था, केंद्रीय सरकार द्वारा या केंद्र द्वारा विशाल नहरों का निर्माण किया जाता था, और इक्तों के स्तर पर इक्तेदारों के द्वारा छोटी छोटी नहरों का भी निर्माण किया जाता था। अब स्वाभाविक है, जब नहरों का निर्माण किया जाएगा, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी, तो किसानों को कृषि उपज में भी लाभ होगा। तो इसके द्वारा, सुल्तान के द्वारा सिंचाई कर लगाया गया, हक ए सुर्ब के नाम से, जो उपज का 10%, 1/10 भाग होता था। सिंचाई कर लगाने वाला भी ये प्रथम सुल्तान है। अभी मैं रिपीट करूंगा तो आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं इन सारे मैं फिर से बताऊंगा। इसके अलावा क्या होता है, कुल इसके समय में शाही कारखानों की स्थापना की गई, जिसमें विभिन्न चीजें जो शासन के उपयोग के लिए होती थी, इनका निर्माण किया जाता था। कुल शाही कारखानों की संख्या 36 बताई गई है। इसमें भी रखाव खाना, फर्रास खाना, जमादार खाना, इस तरह के जो कारखाने थे ये काफी फेमस थे। रखाव खाना स्वाभाविक है, घोड़ों की साज सज्जा से संबंधित था। फर्रास खाना में कालीन बनाए जाते थे, और जमादार खाना में क्या होता था, शाही पोशाकों का निर्माण किया जाता था। इतना डीप हालांकि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कारखानों पर भी इसने ध्यान दिया है। और इन कारखानों की जो औपचारिक शासन प्रबंध था, खानों और मलिकों के द्वारा, खान और मलिक के द्वारा किया जाता था। इसके अलावा हम देखते हैं कि वास्तविक जो इसका वो होता था शासन प्रबंध, वो मुतसर्रिफ के द्वारा किया जाता था। याद रखिएगा। इसके अलावा क्या होता है कि फिरोज तुगलक के समय में 1200 उद्यान दिल्ली के आसपास लगाए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं। फलदार उद्यान, फलदार बाग लगाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष लगाए जाते हैं। 7 प्रकार के अंगूर ही लगाए गए थे, आप समझिए। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि 1200 उद्यान सुल्तान के द्वारा लगाए जाते हैं, और उद्यानों से राज्य की जो आय होती है वो 1,80,000 टन का वार्षिक थी। इस तरह से हम देखते हैं राज्य की आय में भी वृद्धि होती है। और इसी प्रकार से हम देखते हैं नहरों से जो सुल्तान को होने वाली व्यक्तिगत आय थी वो 2 लाख टन का थी। नहरों से जो इनकम होती है वो 2 लाख टन का
वार्षिक थी जो प्राप्त होती थी, सुल्तान को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होती थी। इसके बाद हम देखते हैं एक इंपॉर्टेंट काम और हुआ है इसका सांस्कृतिक क्षेत्र में। हम देखते हैं कि अशोक के स्तंभ टोपरा और मेरठ से दिल्ली में लाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित किए जाते हैं। तो ये टोपरा कहाँ है? टोपरा अंबाला डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा में स्थित है, मेरठ उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों स्थानों से अशोक के स्तंभ लाए जाते हैं और उन्हें दिल्ली में स्थापित किया जाता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में भी इसने बहुत काम किया। तमाम मकतब और मदरसों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जियाउद्दीन वर्नी और शमशेर सिराज अफीफ, इनको क्या होता है? राज्य के द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। इनके द्वारा संरक्षण प्रदान करने से क्या होता है कि ये बहुत बड़े विद्वान थे और इन्होंने जो किताबें लिखी हम देखते हैं तारीख है फिरोज शाही शमशेर सिराज अफीफ के द्वारा लिखी गई। ये फिरोज का जीवनी लेखक था, इसे संरक्षण दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं एक तारीख है फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा भी लिखी गई है और फतवाए जहांदारी भी बर्नी के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा आप लोग। इसके अलावा क्या होता है? संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। अभी जब हम सुल्तान के सैन्य अभियानों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जब आपको बताएंगे, सैन्य अभियान, विद्रोह और सुल्तान की धार्मिक नीति, इन सब के बारे में जब बताएंगे, तब ज्वालामुखी मंदिर के विरुद्ध जो इसने अभियान चलाया है, नगरकोट अभियान चलाया है, ज्वालामुखी मंदिर से फिरोज तुगलक 1300 संस्कृत के ग्रंथ लेकर आया था। उनमें से 300 ग्रंथों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है उन्हें। याद रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दलाइल ए फिरोज शाही। ये सही मायने में नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था जिसका अनुवाद किया गया है, और राग दर्पण संगीत से संबंधित ग्रंथ था जिसका अनुवाद किया गया है। दलाइल ए फिरोज शाही, याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। इसके समय में सिक्के जो चलाए गए, ससगनी नामक एक 6 जीतल का सिक्का चलाया गया। कुछ किताबें से तांबे का बताती हैं, वास्तव में ये चांदी का सिक्का था जो 6 जीतल के बराबर था। इसके अलावा अधा और बिख, तांबा और चांदी मिक्स करके 2 छोटे छोटे सिक्के बनाए गए थे। और इसके अलावा इसने क्या किया है? सिक्कों पर अपने साथ अपने उत्तराधिकारी का भी नाम अंकित करवाया है। अब इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उन्हें फिर से आपको बता दिया जाए तो याद रखिए, फिरोज तुगलक पर पीसीएस में, यूपी पीसीएस में और विभिन्न एग्जाम्स में काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। याद रखिए, फिरोज तुगलक के बारे में जो कल मैंने बताया था वो भी इस तरह से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उन्हें पूरा का पूरा कवर करते हैं। आज देखिए, लोक कल्याणकारी कार्य के अंतर्गत इसने क्या किया है, तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? याद रखिए, ये पूछा जाता है। दास विभाग की स्थापना किसने की, या दास विभाग किसे कहा जाता है? दीवाने बंदगान को क्या कहा जाता है? किसी भी एंगल से प्रश्न कुछ भी पूछ लिया जाए। या दिल्ली सल्तनत में, संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किसके समय में थे? तो याद रखिएगा, फिरोज तुगलक के समय में थे। दासों के व्यावसायिक प्रशिक्षण को किसने आरंभ किया? तो फिरोज तुगलक ने आरंभ किया। नगद वेतन देना आरंभ किया। ये सारे फैक्ट बनते हैं। लोक निर्माण विभाग के तहत क्या किया? सर्वाधिक भवनों का मैंने बताया निर्माण करवाया। किसी भी तरह से ये प्रश्न पूछ लिए जाए तो आपको पता होना चाहिए। नवीन नगरों की भी इसने स्थापना की है। और इसके द्वारा क्या किया गया है? कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किया गया है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। और इसके अलावा क्या होता है? नहरों का जाल किसने बिछाया? प्रथम सुल्तान। नहरों का जिसने जाल बिछाया। सिंचाई पर जिसने कर लगाया, प्रथम सुल्तान। याद रखिएगा, ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा किसने उद्यान लगवाए, या किसने फलदार वृक्षों की किस्मों को, नस्लों को विकसित किया, ये सारी बातें इसके बारे में हैं। और इसके अलावा क्या किया? अनुवाद विभाग का में भी इसी का काम दिखाई देता है। या दलाइल फिरोज शाही का अनुवाद कब किया गया, किसके समय में किया गया, ये सारी बातें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और दिल्ली और टोपरा और मेरठ से अशोक के स्तंभ लाने वाला सुल्तान कौन सा है? तो फिरोज तुगलक है। ये सारी बातें हैं। कल मैंने आपको पेंशन विभाग, रोजगार विभाग, इन सब के बारे में बता दिया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा फिरोज तुगलक का,
उसमें आपको फिरोज तुगलक के विभिन्न सैन्य अभियान, यद्यपि इसके सैन्य अभियान इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नगरकोट का सबसे सफल अभियान वही माना जाता है जो ज्वालामुखी मंदिर को इसने ध्वस्त किया है, वहां से 1300 ग्रंथों को प्राप्त किया है। और इसकी जो धार्मिक नीति है उसके बारे में से बताना जरूरी है। धार्मिक नीति के बारे में ये वास्तव में देखा जाए तो सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी दृष्टिगत होता है, माने प्रथम सुल्तान है दिल्ली सल्तनत में जिसने इतनी कट्टरता दिखाई है। इसके अलावा इसने क्या किया है, वास्तव में यह ऐसा सुल्तान है जिसने इस्लाम को राज्य का आधार बनाया और उसका व्यावहारिक उपयोग किया। हम देखते हैं धर्मांतरण भी इसके समय में अधिक दृष्टिगत होता है। ये सारी बातें हैं जिनके बारे में हम इसकी धार्मिक नीति के बारे में देखिए। अब एक इसका वीडियो और बनता है फिरोज तुगलक के समय के सैन्य अभियान, उसकी धार्मिक नीति और उसके समय के विद्रोह और फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी। इसके बाद तैमूर लंग के आक्रमण के बारे में भी बताया जाएगा। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे अधिकाधिक लोगों को लाभ हो सके, और अपने कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट डालें जिससे हम आपके अनुसार भी कुछ काम कर सकें। धन्यवाद।